जय श्री राम। आज हम डिस्कस करेंगे बोहर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। अभी तक हमने सीखा कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हमने हाइड्रोजन जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड किया बाय बोहर्स पोस्टुलेट यूज करके। अब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा फाइंड करेंगे। स्पेक्ट्रा जो स्पेक्ट्रम का प्लूरल होता है। अब इसमें होता क्या है कि सिंपली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन गैस को एक ट्यूब में सील्ड कर देंगे और उसमें जो है हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, या तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से हीट प्रोवाइड करेंगे या और दूसरा अदर मीन्स यूज करके जब हम उसमें हीट प्रोवाइड करेंगे या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, तो क्या होगा, उसमें जो हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंप करके हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। मतलब कि इनर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर ऑर्बिट में जाएगा, और जब हायर ऑर्बिट में जाएगा तो हायर ऑर्बिट में 10⁻⁸ सेकेंड रह करके वापस फिर जो है लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करेगा। जब लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करेगा तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते हैं। तो अब इस रेडिएशन को प्रिज्म से जब पास किया जाएगा तो डिफरेंट वेवलेंथ जो है डिफरेंट एंगल पे स्प्लिट हो जाते हैं और हमें हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम फाइंड होता है। इफ़ हाइड्रोजन गैस enclosed in a sealed tube, when energy is given in the form of heat or by electric discharge or by some other means, some of the electrons from the ground state jump to the higher energy state। इधर यहाँ पे हम एनर्जी स्टेट का मतलब ऑर्बिट है। तो जब हाइड्रोजन गैस को सील्ड ट्यूब में भर करके सील किया जाता है, उसके बाद उसमें हीट एनर्जी प्रोवाइड या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है। तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्राउंड स्टेट से वो जंप करके हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे, ऑर्बिट में चले जाते हैं। मतलब ग्राउंड फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जा सकता है, थर्ड ऑर्बिट में जा, फोर्थ ऑर्बिट में जा सकता है। और जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गया उस ऑर्बिट में द इलेक्ट्रॉन्स स्टे एट हायर एनर्जी स्टेट ओनली फॉर 10⁻⁸ सेकेंड। मतलब हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड तक रहेगा। उसके बाद देन इलेक्ट्रॉन्स जंप बैक टू द लोअर एनर्जी स्टेट। इसके बाद इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करेगा। तो हायर एनर्जी स्टेट से हो सकता है ग्राउंड स्टेट में जंप करे, या तो सेकेंड ऑर्बिट में जंप करे, या थर्ड ऑर्बिट में जंप करे, या फोर्थ ऑर्बिट में जंप। तो यहाँ सारे पॉसिबिलिटी होते हैं। सब हमारा ग्राउंड स्टेट में भी जंप कर सकता है और सेकेंड ऑर्बिट में भी जंप कर सकता है। तो देन इलेक्ट्रॉन जंप बैक टू द लोअर एनर्जी स्टेट एंड इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। इफ़ दिस रेडिएशन पास्ड थ्रू अ प्रिज्म, अगर इस रेडिएशन को प्रिज्म से पास किया जाए तो कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स आर डेविएटेड बाय डिफरेंट अमाउंट्स एंड गिव्स द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो जो वेवलेंथ के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग एंगल से डेविएट होंगे, स्कैटर अलग अलग एंगल पे स्कैटर्ड हो जाते हैं और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिएंगे। अब इफ़ एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट या और ऑर्बिट कह सकते हैं N2 हैविंग एनर्जी E2। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन जो हायर एनर्जी स्टेट N2 में है जिसका एनर्जी E2 है और वहाँ से ट्रांजिशन करता है, जंप करता है टू द लोअर एनर्जी स्टेट, इसको स्टेट को ऑर्बिट के बोल भी कहते हैं, N2 ऑर्बिट से N1 ऑर्बिट में जंप करेगा या ट्रांजिशन करेगा। तो N1 ऑर्बिट N1 है उसका एनर्जी E1 है, और यहाँ पे एनर्जी ऑफ N2 ऑर्बिट इज ग्रेटर दैन एनर्जी ऑफ N1 ऑर्बिट। N1 ऑर्बिट से N2 ऑर्बिट के एनर्जी ज़्यादा हैं। देन अब फोटोन ऑफ एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन E2 स्टेट से मतलब कि हाई एनर्जी स्टेट N2 से N1 एनर्जी स्टेट N1 में जंप करता है तो एक फोटोन की एनर्जी निकलेगी। देन अ फोटोन ऑफ एनर्जी E2 - E1 = h न्यू इज इमिटेड, वेयर
न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, न्यू क्या है, रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी है। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब एच प्लैंक कांस्टेंट है। जब अब एक इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिशन करेगा हायर से लोअर में तो एक फोटॉन निकलेगा, अगर दो करते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेंगे, दो फोटॉन निकलेंगे। तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट अभी हमने फाइंड किया -mz²e⁴ 8 एप्सिलॉन, दिस 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर, जहाँ m क्या है, m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, z क्या है, प्रोटॉन नंबर है, e क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अब देखिए यहाँ पे ये n1 स्टेट है, n2 स्टेट है, मतलब n1 ऑर्बिट है, n2 ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, और E2 इज़ ग्रेटर देन E1 है। तो पहले इलेक्ट्रॉन सपोज करो n1 स्टेट में था, तो जब इस पे रेडिएशन फॉल ऑन द इलेक्ट्रॉन विच इज़ इन द ग्राउंड स्टेट, जब रेडिएशन गिरता है मतलब हाइड्रोजन गैस पे, तो जो उसका इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे है, E1 पे एनर्जी स्टेट पे है, और यहाँ से जंप करके सपोज करो जो एनर्जी इसको मिला, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है n1 स्टेट में है या n1 ऑर्बिट में, उसमें जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है वो E2 माइनस E1 के बराबर मिला। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके E2 स्टेट में जाएगा, E2 स्टेट में जाएगा। अब इस स्टेट में ये जो E2 स्टेट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड तक ही रहेगा, उसके बाद स्पॉन्टेनियसली रीडली खुद ही जंप करेगा E1 स्टेट में। तो E2 से E1 स्टेट में फिर जंप करके आ जाएगा, और जब E2 से E1 में इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक फोटॉन की एनर्जी, ये सिंबल ऑफ फोटॉन होता है, तो h न्यू इक्वल टू होगा E2 माइनस E1, इतना एनर्जी इमिट होगा, तो ये फोटॉन है। अब एनर्जी ऑफ n1 स्टेट की एनर्जी क्या होगा, E1 इक्वल टू -mz²e⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर n1 स्क्वायर, एंड E2 क्या होगा -mz²e⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर n2 स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है h न्यू की वैल्यू क्या होगा, E2 माइनस E1, यहाँ वैल्यू पुटअप करें रख देंगे, mz²e⁴ डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n2 स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट में E1 की एनर्जी माइनस mz²e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर n1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या इक्वल टू -mz²e⁴ 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर n2 स्क्वायर प्लस mz²e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर n1 स्क्वायर। तो ये आ गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया, इसको हम कॉमन ले लेंगे, mz²e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n2 स्क्वायर n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर आ जाएगा। अब सो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगा, mz²e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h क्यूब ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये हो गया, ये वैल्यू आ गया। अब हम वेव नंबर देखेंगे। वेव नंबर क्या होता है, v इक्वल टू 1/λ होता है। अब हम c की वैल्यू जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव c इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, न्यू फ्रीक्वेंसी है, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो c/λ की वैल्यू न्यू होगा, तो जहाँ पे न्यू है तो वहाँ पे c/λ लिख दिए, तो ये हो गया mz²e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h क्यूब ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर आ गया। तो ये c से डिवाइड हो जाएगा, 1/λ इक्वल टू mz²e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर ch क्यूब ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर आ गया। तो वेव नंबर की वैल्यू आ गया mz²e⁴ 8 एप्सिलॉन
नॉट का स्क्वायर सी एच क्यू ब्रैकेट में इन ब्रैकेट 1/n1² और -1/n2²। अब जो क्वांटिटी ये होता है द क्वांटिटी me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर सी एच क्यू इक्वल टू आर इनफाइनाइट। इसको बोलते हैं कॉल्ड एज रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर एन इनफाइनेटली हैवी न्यूक्लियस। यहाँ पे हम न्यूक्लियस को हैवी सपोज किया, इनफाइनेटली हैवी है मतलब रेस्ट पोजीशन पे है। तो वेव नंबर की वैल्यू क्या होगा, आर इनफाइनाइट जेड स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट में 1/n² माइनस 1/n2²। और फॉर हाइड्रोजन एटम जेड की वैल्यू 1 होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होता है। तो सो वेव नंबर इक्वल टू आर इनफाइनाइट 1/n1² माइनस 1/n2² ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए तो अब यहाँ पे n के डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ n1 इक्वल टू 1 2 3 एंड n2 इक्वल टू 3 to 4 द वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज आर ऑब्जर्व। जब n1 की डिफरेंट वैल्यू n1 इक्वल टू 1 2 3 लेना है और n2 इक्वल टू 2 3 4 इनफाइनाइट तक, तो ये वैल्यू लेने पे हमें डिफरेंट सीरीज मिलता है, जिसमें फर्स्ट सीरीज है अपना लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज कब आएगा, जब व्हेन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस बिटवीन n2 इक्वल टू 2 3 4 इनफाइनाइट एंड n1 इक्वल टू 1। मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स जो है सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट से जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा, तो वो लाइमन सीरीज हमें फाइंड होगा। लाइमन सीरीज तब फाइंड होता है जब हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप करके ग्राउंड स्टेट पे आएगा, मतलब ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो लाइमन सीरीज बनता है। तो इसका वेव नंबर है 1/λ क्या होगा, आर इनफाइनाइट ब्रैकेट में यहाँ पे n1 की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/1² माइनस 1/n2²। तो ए आर इनफाइनाइट 1 माइनस 1/n2²। तो n2 की वैल्यू 2 3 4 लेना है, 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक ले सकते हो, तब हमें लाइमन सीरीज मिलेगा। अब जो लाइमन सीरीज मिलता है, द लाइन्स ऑफ लाइमन सीरीज में जितने लाइन्स होते हैं आर फाउंड इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन। ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलते हैं। अल्ट्रा वायलेट रीजन का वेवलेंथ होता है 10⁻⁸ मीटर टू 4 × 10⁻⁷ मीटर तक होता है। मतलब लाइमन सीरीज हमारा अल्ट्रा वायलेट रीजन में होगा, जिसका वेवलेंथ 10⁻⁸ मीटर टू 4 × 10⁻⁷ मीटर तक होता है। अब इसमें दो होते हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना है तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इम्प्लाइजेस लोएस्ट फ्रिक्वेंसी। लॉन्ग वेवलेंथ सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी और उसका एनर्जी भी कम होगा। ये किसके लिए, लाइमन सीरीज के लिए क्या होगा, तो इसके लिए n2 इक्वल टू 2 लेना है। जब n2 इक्वल टू 2 लोगे तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो हमारा लाइन होगा, ट्रांजिशन लाइन या जो हमारा फोटोन की एनर्जी होगी वो सबसे कम होगी और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 इक्वल टू 2 लेना है। अब दूसरा आता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होता है, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इम्प्लाइजेज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ कम है, इसका मतलब वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा और उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट एनर्जी होगा। तो इसके लिए n2 की वैल्यू इनफाइनाइट रखना पड़ेगा, क्योंकि जो इनफाइनाइट वाला ऑर्बिट होता है उस पर एनर्जी, उसकी एनर्जी जो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होता है और कंटिन्यूअस होता है। तो दिस लाइन इज नोन एज सीरीज लिमिट। इसको हम सीरीज लिमिट बोलते हैं। तो अगर सीरीज लिमिट पूछा जाए, सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज, तो n2 की वैल्यू इनफाइनाइट रखना है। तो ये नोटिस करना है, इसका जो है फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है और वेवलेंथ सबसे कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है बामर सीरीज। ये कब होगा, तब होगा जब द लाइन्स ऑफ बामर सीरीज आर इमिटेड when electron jumps from n2 इक्वल टू 3 4 5 इनफाइनाइट टू n1 इक्वल टू 2। मतलब कि जब हायर एनर्जी स्टेट से दूसरे स्टेट पे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो बामर सीरीज मिलता है। तो इसके लिए वेव नंबर क्या होगा, v इक्वल टू 1/λ आर इनफाइनाइट, n1 की वैल्यू 2 रखना है तो 1/2² माइनस 1/n2²।
तो ये हो गया आर इनफाइनाइट इंटू 1/4 माइनस 1/n2 स्क्वायर। n2 की वैल्यू लेना है 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 इनफाइनाइट ले सकते हो। इसमें भी वही रहेगा, सीरीज लिमिट के लिए n2 इक्वल टू इनफाइनाइट रखना है। तो द लाइन्स ऑफ बाउंड सीरीज आर फाउंड इन द विजिबल रीजन में मिलता है, और विजिबल रीजन का वेवलेंथ होता है 4 × 10⁻⁻7 मीटर से टू 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर। तो ये विजुअल रीजन का वेवलेंथ इस रेंज में आता है। अब इसमें फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामा सीरीज के लिए n2 इक्वल टू 3 होगा। द लाइन्स करेस्पॉन्डिंग टू n इक्वल टू 3, 4, 5 लाइन करेस्पॉन्डिंग n2 इक्वल टू 3, 4, 5, 6 आर नेम्ड एट h अल्फा, h बीटा, h गामा एंड h डेल्टा। जब ट्रांजिशन थर्ड ऑर्बिट से या थर्ड स्टेट से सेकेंड स्टेट में होगा तो h अल्फा, जब ट्रांजिशन फोर्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट होगा तो h बीटा, जब फिफ्थ से सेकेंड ऑर्बिट होगा तो h गामा, जब सिक्स ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पे होगा तो h डेल्टा लाइन मिलता है। और फॉर सीरीज लिमिट के लिए बामा से n2 इक्वल टू इनफाइनाइट रखना है हमें। इसके बाद हमें मिलता है पास्चन सीरीज। द लाइन्स ऑफ पास्चन सीरीज आर इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर स्टेट्स n2 इक्वल टू 4, 5, 6 इनफाइनाइट टू n1 इक्वल टू 3 स्टेट। मतलब जब हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप करके तीसरे स्टेट में या थर्ड ऑर्बिट में आता है तो हमें पास्चन सीरीज मिलेगा, जिसका वेवलेंथ v इक्वल टू होता है 1/λ इक्वल टू r इनफाइनाइट इन ब्रैकेट 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पे n2 क्या होगा 4, 5, 6 होगा। और ये जो लाइंस होता है द लाइंस ऑफ पास्चन सीरीज आर फाउंड इन इंफ्रारेड रीजन में रहेगा। इंफ्रारेड रीजन का 1 माइक्रोमीटर से 10³ माइक्रोमीटर तक होता है। फॉर सीरीज लिमिट ऑफ पास्चन सीरीज n2 इक्वल इनफाइनाइट रखना है। फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्चन सीरीज, सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका n2 इक्वल टू 4 रखना है। नेक्स्ट अपना सीरीज है ब्रैकेट सीरीज। ये कब एराइज होगा? द लाइन्स ऑफ ब्रैकेट सीरीज आर इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर स्टेट्स n2 इक्वल टू 5, 6, 7, 8 टू इनफाइनाइट टू n1 इक्वल टू 4। मतलब जो हायर एनर्जी स्टेट से फोर्थ स्टेट में फोर्थ ऑर्बिट में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन तो हमें ब्रैकेट सीरीज मिलता है। इसका वेव नंबर होगा v इक्वल टू 1/λ इक्वल टू r इनफाइनाइट। n1 पे 4 लिखेंगे तो 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n2 की वैल्यू 5, 6, 7 इनफाइनाइट तक दे सकते हैं। द लाइन्स ऑफ ब्रैकेट सीरीज आर फाउंड इन नियर इंफ्रारेड में रहेगा। तो नियर इंफ्रारेड रीजन का 1 माइक्रोमीटर टू 10⁻² माइक्रोमीटर होता है। अब जो नेक्स्ट सीरीज मिलेगा उसको फुंड सीरीज बोलते हैं। ये द लाइन्स इन द फुंड सीरीज आर इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर स्टेट्स n2 इक्वल टू 6, 7, 8 टू इनफाइनाइट टू n1 इक्वल टू 5 स्टेट। जब मतलब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से फिफ्थ वाले स्टेट में जंप करेगा, फिफ्थ ऑर्बिट में जंप करेगा तो फुंड सीरीज मिलता है। तो वेव नंबर क्या होगा? v इक्वल टू 1/λ इक्वल टू r इनफाइनाइट 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n2 की वैल्यू 6, 7, 8 इनफाइनाइट लोगे। इसका जो लाइन दिस सीरीज लाइन्स लाइज इन फार इंफ्रारेड में रहेगा, जिसका वेवलेंथ होता है 10⁻² माइक्रोमीटर टू 10⁻3 माइक्रोमीटर होता है। तो फुंड सीरीज फार इंफ्रारेड में होगा और ब्रैकेट सीरीज नियर इंफ्रारेड में, पास्चन सीरीज इंफ्रारेड में होगा और बामा सीरीज होता है विजुअल में होता है और लाइमैन सीरीज अल्ट्रावायलेट में होता है। और फॉर सीरीज लिमिट ऑफ फुंड सीरीज n2 इक्वल इनफाइनाइट होगा और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 इक्वल टू 6 होगा। अब यहाँ देखिए एनर्जी ट्रांजिशन लाइंस दिया गया है। ये जो है n1 इक्वल टू 1 है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट है। n इक्वल टू सेकेंड ऑर्बिट है। n इक्वल टू थर्ड ऑर्बिट है। n इक्वल टू फोर्थ ऑर्बिट। n इक्वल टू फिफ्थ ऑर्बिट। n इक्वल 6 है और इनफाइनाइट ऑर्बिट, नंबर ऑफ इनफाइनाइट। तो जहाँ इनफाइनाइट वाला कंटिन्यूस होता है वहाँ पे अब सबसे पहले जैसे ही हाइड्रोजन गैस को जो ट्यूब में है उसको एनर्जी मिलेगा तो सबसे पहले मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्राउंड स्टेट पे होते हैं। तो ग्राउंड स्टेट से जंप करके सेकेंड में जा सकता है या थर्ड ऑर्बिट में जा सकता है या फोर्थ ऑर्बिट में जा सकता है, फिफ्थ में भी जा सकता है, सिक्स्थ में भी जा सकता है या सेवेंथ में भी ऐसे
मतलब कि ग्राउंड स्टेट से जंप करके हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। तो जो ये ट्रांजिशन होगा उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में चला गया है, मतलब सेकेंड में भी है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स में भी है। अब यहाँ पे दो होगा, अगर सपोज करो n2 स्टेट से इलेक्ट्रॉन n2 से जंप करके ग्राउंड में आया तो लाइमन सीरीज फाइंड होगा, या तीसरे से थर्ड ऑर्बिट से ग्राउंड पे आया, फोर्थ ऑर्बिट से ग्राउंड पे जंप ट्रांजिशन किया, और फिफ्थ से ग्राउंड पे, सिक्स से ग्राउंड में जंप करके n1 = 1 पे आ गया। तो ये जो ट्रांजिशन होगा, मतलब कि अगर n2 से n1 करेगा तो जो फोटोन एनर्जी निकलेगी, 3 से 1 पे तो भी एक फोटोन की एनर्जी निकलेगी। तो ऐसे फोटोन की एनर्जी नहीं, इस जो लाइन होता है यहाँ से ये, इसको हम लाइमन सीरीज बोलते हैं, मतलब जिसमें वो फोटॉन्स की एनर्जी निकलती है उसको अगर हम प्रिज्म से पास करेंगे तो उनके अलग अलग वेवलेंथ होते हैं। तो अलग अलग वेवलेंथ का जो हमें स्पेक्ट्रल लाइन्स मिलता है उसी को हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। और स्पेक्ट्रल लाइन क्या होता है, ईच वेवलेंथ को स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं, एक जो वेवलेंथ मिलेगा उसको स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं। अब सेम वैसे ये बामर सीरीज है, बामर सीरीज में क्या होगा, जब थर्ड वाले से सेकेंड में जंप करके इलेक्ट्रॉन आएगा तो फोटोन रिलीज होगा, फोर्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करेगा तो भी फोटोन रिलीज होगा, जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से जंप करके थर्ड में आएगा तो भी फोटोन की एनर्जी रिलीज होगा, और सिक्स से सेकेंड में आएगा तो भी रिलीज होगा, इनफाइनाइट से 2 पे आएगा तो ये जो मिलेगा ये बामर सीरीज रहेगा। और जो इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से जंप करके n=2 सेकेंड वाले ऑर्बिट पे आएगा तो बामर सीरीज में उसको सीरीज लिमिट बोलते हैं। उसकी जो एनर्जी होती है सबसे ज़्यादा होती है और वेवलेंथ सबसे कम। और जो n3 से n2 पे आएगा, मतलब थर्ड ऑर्बिट से जंप करके सेकेंड ऑर्बिट में आएगा, उसका जो है एनर्जी सबसे कम होता है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। अब सेम वैसे पास्चन सीरीज मिलेगा, पास्चन सीरीज मिलेगा तब मिलता है जब फोर्थ वाले ऑर्बिट से थर्ड पे जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ से थर्ड पे जंप करेगा, सिक्स्थ स्टेट से थर्ड पे जंप करेगा, इनफाइनाइट से थर्ड पे, तो हमें पास्चन सीरीज मिलता है। अब ब्रैकेट सीरीज मिलेगा जब फिफ्थ ऑर्बिट से फोर्थ पे जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, सिक्स से फोर्थ में, इनफाइनाइट से फोर्थ पे। इसके बाद फुंड सीरीज मिलता है, फुंड सीरीज तब मिलेगा जब सिक्स स्टेट से सिक्स्थ ऑर्बिट से जंप करके फिफ्थ पे आएगा, या सेवन्थ ऑर्बिट से जंप करके फिफ्थ पे आएगा तो फुंड सीरीज मिलता है। तो यहाँ पे देखो इसको